शहर के अंदर हमारे खिलाफ की पार्टियां जो हालात बनाने की कोशिश कर रही है, जो शहर के आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है और जो लोग नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, तो तमाम ही बातें मैं समझता हूँ मुकर्रिर ने बोला, अपनी बात को रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब उसके चीफ है, प्रमुख है, और इस बीच में एक महीना पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और महाराष्ट्र सरकार के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में, और पार्टी दो हिस्से में बढ़ती हुई आज नजर आ रही है। और शेख रशीद साहब ने पहले ही दिन ऐलान किया कि शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग हैं, और ऊपरी लेवल के ऊपर पार्टी को मिलाने की कोशिश लीडरान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस महीने कोई न कोई नतीजा अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर तफसील बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी के दो हिस्से हुए और मालेगांव शहर के अंदर मेरे खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अंधभक्त लोग, जो अंधभक्त होते हैं ना, वो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मेरी बदनामी करने की कोशिश की और शहर की आवाम के सामने शहर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। तो हम लोग तो खामोश थे। आप लोगों को पता है कि मैं 1.5 महीने से मैं बीमार चल रहा था। हम लोग खामोश थे, लेकिन मैंने कुछ जवाब दिया और उसके बाद ये हालात पैदा हुए शहर के अंदर। अजीत दादा पवार साहब से मेरी खुफिया मुलाकात हुई। तो मुफ्ती साहब गेट पे पहरा दे रहे थे क्या? मेरी खुफिया अंदर मुलाकात हुई, तो गेट के ऊपर पहरा दे रहे क्या? क्या अजीत दादा बेल दबाए में तुम चाय लेकर आने वाले थे क्या? ये सवाल पैदा होता है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर है अजीत दादा पवार, और सरकार में शामिल होने के बाद भी शरद पवार साहब को नेता मान रहे हैं। और हम शरद पवार साहब को नेता मानते, इसके लिए सरकार किसी की भी हो, हम शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम खुफिया मुलाकात नहीं करते। खुले तौर पर मैं जाकर मिला, अखबार के अंदर खबरें आई, और शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम लोगों ने पहल वापस शुरू कर दी। 1 साल तो आपको खुला मैदान दिया गया। जब हम महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर से हट गए और शिंदे और भाजपा ने सरकार बनाई, तो आपको होटल ताज के अंदर जाकर आपने मुलाकात की, और उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है कि होटल ताज के बाद आपने एबीपी माझा से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं उम्रे पे जा रहा हूं, सीएम साहब को कोई गलतफहमी नहीं हो जाना, इसके लिए मिलने के लिए आया था। कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है क्या, जो उनको खराब नहीं लग रहा था,
ये बात सीएम साहब को खराब नहीं लगना। आप इसके लिए गए थे कि सरकार का बहुमत साबित होना था, स्पीकर का चुनाव होना था, और आप जानबूझकर आप तटस्थ रहे, गैर जानिबदार रहे। आपने इस शहर के मुसलमानों को और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को आपने धोखा देने का काम किया। आपने एमएलसी के अंदर आपके खासदार इम्तियाज जलील के साथ आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी लगा दी और टैक्सी के अंदर कभी इस दर पर, कभी उस दर पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल के ऊपर आप घूमते रहे कि आपका कोई सौदा हो जाए। क्या हमको नहीं पता क्या आपने राज्यसभा के अंदर क्या किया, आपने एमएलसी के अंदर क्या किया, विधान परिषद के अंदर क्या किया? आपने डबल गेम किया और इस महाराष्ट्र के और इस शहर के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। आपने फिरका परस्त पार्टी के उम्मीदवार को चुन कर लाने के लिए मदद की। ये मैं खुला जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप जब से चुन कर आए आपने इस शहर को धोखा दिया और एमआईएम ने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है। मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कि 2 दिन पहले अबू आसिम आजमी साहब ने कैसी आवाज उठाई? ट्रेन के अंदर मुसलमानों को एक पुलिस वाला गोली मार देता है, आवाज किसने उठाया? अबू आसिम आजमी साहब ने। हिजाब का मामला आया मुंबई के एक स्कूल के अंदर, आवाज किसने उठाई? अबू आसिम आजमी साहब ने। नीतीश राणे का जवाब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब उसने ये कहा अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, उस वक्त किसने आवाज उठाई? आप तो बहुत इलेक्शन के वक्त हैदराबाद से आकर कौम मिल्लत की दुआई देते हो, मुसलमानों को मिल्लत के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हो और वोट ले लेते हो, और तुम्हारे दोनों लोग जाकर फिरका परस्ती के तलवे चाटते। इसका जवाब इस शहर के आवाम पर, इस महाराष्ट्र के आवाम को देना पड़ेगा। या 5 साल के अंदर आप बताओ कि कोई कौम के लिए या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपने एक आवाज अंदर असेंबली के अंदर उठाई क्या? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरा सवाल है, कब तक? जब मेरी खुफिया मुलाकात हुई तो तुमने यूसीसी की बात की। मैं आज बोल रहा हूं इस मंच से, इस राष्ट्रवादी भवन से, कि अगर जहां कौम की बात आएगी, जहां मिल्लत की बात आएगी, जहां मुसलमानों के खिलाफ काला कानून बनेगा, सबसे पहले शेख आसिफ और हमारे वर्कर शेख रशीद साहब की क़यादत में वोट के ऊपर लिखेंगे और सरकार की मुखालफत करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी उसकी हिमायत करे। आपने, मेरा सवाल है ये शहर के आवाम से, और यहां पर हमारे मीडिया के साथी भी है, मैं इनके ही चैनल के ऊपर देखा था, अभी बकरीद की, ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह के ऊपर तकरीर की गई। क्या तकरीर की गई? जनरल बात, लेकिन कभी भी जुल्म के खिलाफ, ताला घुसने के खिलाफ, फिरका परस्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला गया। और यह बोला गया कि अभी तो एक्साइज सिविल कोड यूसीसी का कोई ड्रॉप भी नहीं आया है, तो उसकी मुखालफत करने की क्या जरूरत है?
उसके बाद आपने मस्जिदों से कहा यह बात, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान नहीं किया क्या मुसलमान एतराज दाखिल करें? क्या जमीयतुल उलमा ने ऐलान नहीं किया कि मुसलमान एतराज दाखिल करे? जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये एतराज मंगाता है कि किसको ऑब्जेक्शन है, तो आपने यहां के मुसलमानों के अंदर बेदारी नहीं लाते हुए आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को डायनामाइट करने का काम किया। आपको क्या डर था? क्या डर था कि मौलाना उमरान साहब, माफ करना मैं ये जुमला बोलने जा रहा हूं कि मौलाना उमरान साहब से डर था कि ट्रिपल तलाक के वक्त, एनआरसी के वक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर के ऊपर जब मौलाना उमरान साहब ने ऐलान किया कि एहतजाज करना है, सड़कों पर निकलना है, तो उनकी एक आवाज पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज के ऊपर लाखों मुसलमान रास्ते पर निकले। क्या आपको फिर डर था कि यूसीसी के मामले में फिर मौलाना उमरान अगर आवाज देंगे तो लाखों की आवाम रास्ते पे निकलेगी? क्या आपको डर और खौफ है? इसके लिए आपने डायनामिक किया तहरीक को। और अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में किसी को भी चुनना होता है, मजहबी मिल्लत के लिए काम करने वाले, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तमाम ही मसलक के उलमा है, और इसके लिए हमने जिम्मेदारान ने फैसला किया और हम लोग वहां पर मौलाना उमरान से मिलने गए, हिमायत दी, बेदारी लाई, और जितना हमको जिम्मेदारी अदा करना थी हमने वो अदा की। और जब भी अगर ऐलान किया जाएगा ये काले कानून के खिलाफ में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी ऐलान करेगी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहेगी। पार्टी हमारे लिए 2 नंबर, लेकिन अगर जहां मुसलमानों के खिलाफ काला कानून बनेगा तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, और हम किसी भी सरकारों से, किसी भी पार्टी की सरकारों से हम डरने वाले नहीं है। मुझे अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अबू आसिम आजमी साहब की पार्टी अलग है, लेकिन मेरा तजुर्बा उनके साथ 5 साल काम करने का है। अगर मैं आवाज उठाता था उस वक्त, और अगर फिरका परस्त हमारे मुकाबले में खड़े हो जाते थे, तो अबू आसिम आजमी साहब और हम लोग एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करते थे। एक मर्द आदमी आवाज उठा रहा था, फिरका परस्त उसको लटक रहे थे, उसके खिलाफ जाहिर उगल रहे थे, उसको गद्दार बोल रहे थे। आप, और अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि जितने मुस्लिम लीडरशिप थी अबू आसिम आजमी का साथ देने के लिए खड़ी नहीं हुई। ये बहुत दुख की बात है। और उसके बाद आप पाखंड करते हो शहर में, शहर को धोखा देने का काम करते हो। इलेक्शन करीब आ रहा है, 4 साल गुजर गए। अब तुम्हारे सामने कॉर्पोरेशन का चुनाव, तुम्हारे सामने असेंबली का चुनाव आएगा, पार्लियामेंट का चुनाव आएगा। जो लोगों ने तुम्हारे साथ में मिलकर आपको चुनकर लाने की मेहनत की, आपने 4 साल नजरअंदाज किया। अब ये शहर हिसाब मांगेगा, तो क्या हिसाब दोगे? ये शहर हिसाब मांगने वाला है, तो क्या हिसाब दोगे? तो आपने जनता दल के ऊपर इल्जाम लगाया कि टेंडर मैंने उनको दिया था और उन्होंने काम नहीं किया, बिल खा गया। बहरहाल
चोर तो दोनों में से कोई एक है और झूठ तो कोई बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सच। और मुझे शक है कि शहर के अंदर कारपोरेशन की रोड जहां बनती थी, कारपोरेशन के फंड से जहां रोड बनती है, जानबूझकर उसी रोड के ऊपर एमएलए फंड डाला जाता है, काम कारपोरेशन के फंड से और बिल पीडब्ल्यूडी से निकलता, ऐसा मुझे शंका है, शक है। और भ्रष्टाचार किया जाता है। इसकी इंक्वायरी अगर होती है तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। मुझे हमारे पड़ोसियों से कोई दोस्ती नहीं है, इन्होंने जैसा किया वैसा भरना पड़ रहा है इनको भी। और ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है जनता दल के लोग, और न वो दूध के धुले हुए हैं। सिर्फ हमारे डर और खौफ से, हमारी ताकत से, हमारे वर्करों की ताकत से ये एक होते हैं। और मैं तो आज चैलेंज करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मुफ्ती इस्माइल साहब शहर के लीडर है, क्योंकि असेंबली उन्होंने लड़ा और मैंने लड़ा। शहर के 2-3 लीडर सिर्फ शहरी लीडर है, शेख रशीद साहब और मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब। ये वर्सेस हमारा हमेशा चला है। और नहीं तो ये छोटे मोटे लोगों ने तो शहर के लीडर बोलने की इनकी औकात भी नहीं है, ये इन्होंने तो बोलना छोड़ देना चाहिए। और इसके लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है। और नहीं तो इन लोगों ने सामने हमने आके एक दिन कौन ही शहर का लीडर है, पब्लिक किसके साथ है, सामने हमने आ जाओ, घोड़ा मैदान सामने है। और मैं तो ये मानता हूं, हमेशा बोलता हूं कि मारे मरद, मार खाए मरद, जीते मरद और हारे मरद। और नहीं तो इन लोगों ने ये शहर को धोखा देना बंद करना। हमने देखा कि नेशनल पार्टी के लोग भी शहर में हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे। अफसोस की बात, हमारे एक पार्टी के उम्मीदवार के पास नेशनल पार्टी का सदर जाता है और उसको बोलता है कि तू राष्ट्रवादी के अंदर मत रहे, मैं देखो मुफ्ती इस्माइल से बोलकर तेरे को टिकट दिलवा देता। ये पार्टी दूसरे के सदर, वो उसकी पार्टी की मेहनत नहीं कर रहा, उसका टिकट नहीं बांट रहा, बोले मैं मुफ्ती इस्माइल से बात करके तेरी सेटिंग करा देता, ये वार्ड उनका है। सोच की बात, ये शहर को कब तक धोखा दो, कब तक धोखा दो। और ये लोगों ने तो हमारी पार्टी, हमारे वर्करों से, हमारे लीडरान से इन्होंने तो बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक आदमी होता है ऊपर से बहुत खूबसूरत, बहुत नूर और बहुत साफ किरदार का होता है। इंसान की फितरत होती है, लेकिन इंसान ऊपर से कोई भी कलर का रहे, अंदर से काला नहीं होना चाहिए। और मैं आज से नहीं देख रहा हूं, ये 4-5 सीट के लिए जो ये ब्लैक मेलिंग करने का जो सियासत इस शहर में शुरू हुई, मुझे मालूम है कि स्टैंडिंग चेयरमैन मैं बन जाऊंगा, 5 लाऊंगा, 7 लाऊंगा तो मुझे महापौर बना देंगे, डिप्टी मेयर मैं बन जाऊंगा, ठेकेदारी करूंगा, हरामखोरी करूंगा, करप्शन खोरी करूंगा कारपोरेशन में जाके। सिर्फ ये मकसद है इनका, ये शहर से इनको कोई लेना देना नहीं, ना ये कोई झोपड़पट्टी के आवाम से, ना पक्के मकान के आवाम से, ना बुनकरों से, ना मजदूरों से, ना गरीब से, ना अमीर से, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके जाति स्वार्थ के लिए, जाति मुफाद के लिए ये लोग शहर में सियासत करते हैं। मैं इनको आज से नहीं देख रहा,
मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर बना, इजाज उमर साहब मेरे साथ, हम लोग पहली मर्तबा चुन कर आए, और ये कई लोग तो मेरे से पहले कारपोरेटर थे। अब शेख रशीद साहब भी कई लोगों के बाद मेंबर बने, सदर बल्दिया बने, एमएलए बने, और एमएलए रहते हुए मुझको मेयर बना दिया, और सरपरस्ती में एमएलए ही शेख रशीद साहब ने मुझको बना दिया। ये मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंचे। कहां से अपने से खुश रहेंगे? हसद और जलन और दिल में काया, ये कभी तुम मिटा नहीं सकते। ये फितरत उनकी बन चुकी है कि तुम्हारे साथ ये कभी रह नहीं सकते और हमेशा तुम्हारे मुखालिफ रहेंगे, जहर उगलने का काम करेंगे, क्योंकि उनके सामने का बच्चा जो पीछे से आया उनको वटेक करके विधानसभा के असेंबली के अंदर बैठकर कभी बर्दाश्त होगा नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम साफ अल्फाज में मैं आज आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बंबई के अंदर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग की दुकानें बंद हो जाती है, कारपोरेशन में हमेशा रोजी रोटी, पूरा खानदान वही रोजी रोटी खा रहा है, दुकानें बंद, फिर इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों को मीडिया वालों को पता नहीं है, नगर उद्यान के जो काम 8 करोड़ के निकले, 1000 खोली पहली गली का, मालेगांव सुलेमानी से लेकर मालेगांव स्कूल तक, ये कारपोरेशन का हिस्सा है उसमें। लेकिन ये काम जो बांटे गए 12% लिए गए, 12% से, और ये पैसा मुशारत चौक में जमा हुआ नाराज लोगों को मनाने के लिए। किसी को 2 करोड़ का काम और डीलिंग हाईवे की एक होटल के ऊपर चिकन चिल्ली के साथ हुई, दूसरा नाराज था, उसको 1 करोड़। कोई ब्लैकमेल करता, मैं बहुत पहलवान हूं, मैं तो ऐसा कर देता हूं, समाज पलट देता हूं, बहुत नाराजगी, 2 करोड़ का काम 12% में खुश। कितने टक्के और कहां पर दिए गए मुझको सब पता है। और उसके बाद जिन लोगों ने हमेशा कारपोरेशन की रोजी रोटी खाई, आज वो लोग मुशारत चौक के लीडर से कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, जो नाराज है मैं लाऊंगा। और मुंबई के अंदर नेशनल पार्टी के सदर भी, 7 कारपोरेटर वाले भी एमएलए के साथ बैठक करते हैं और बोलते हैं कि फिक्र मत करो, जनता दल वालों को भी हम साथ में लाएंगे, फिर एक महागठबंधन बनाएंगे और फिर शेख रशीद परिवार को हम खत्म करेंगे। मैं आज उन तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं कि जब तक ये शहर की आवाम, ये शहर का गरीब, ये शहर का वर्कर जब तक हमारे अपने परिवार के साथ है, शेख रशीद साहब के साथ है और अल्लाह हमारे साथ है, तुम हमारा बाल भी वापस नहीं सकते। और जिस दिन शहर की आवाम ने चाहेगी और अल्लाह चाहेगा उसी दिन हम इस शहर से खत्म हो सकते हैं, नहीं तो तुम हमको खत्म नहीं कर सकते। आज मैं एलानिया बोल रहा हूँ।